लेकर आया है ईडियम्स की मास्टर क्लास, जो आपको ईडियम्स का मास्टर बनाकर ही दम लेगी। तो फ्रेंड्स, बिना वीडियो को स्किप किए बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की पहली मास्टर क्लास। सो फर्स्ट इडियम इज अ बेबी इन द वुड्स। इट मीन्स एन अनएक्सपीरियंस्ड एंड नेव पर्सन, यानी एक अनुभवहीन ऐसा व्यक्ति जो बहुत भोला भाला और असहाय हो। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसको लकड़ियों के बीच में आप खड़ा देख रहे होंगे, और ये बच्चा ना तो रास्ता खुद से ढूंढ सकता है और ना ही कुछ एक्टिविटी वहाँ पे कर सकता है। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अपनी फील्ड में नया है और उसे काम की समझ नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेबी इन द वुड्स। एग्जाम्पल में इसे यूज़ करेंगे, इन वर्ल्ड of ruthless politics, the young activist was like a baby in the woods. A backseat driver. It means a person who gives unwanted advice, especially about driving. यानी अगर आप कार चला रहे हो और कोई पर्सन पीछे बैठकर आपको अनचाही सलाह दे रहा हो कि भाई ऐसे मत चलाओ, वैसे मत चलाओ, ब्रेक लगाओ, ठीक है, आप ना तो कार चलाने में फोकस कर पा रहे हो, एक्सीडेंट का खतरा और हो गया आपको, तो इट इज़ डेंजरस ना। तो इसको एग्जाम्पल की तरह से हम कैसे यूज करेंगे, आई कैन मैनेज दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, सो प्लीज स्टॉप बीइंग अ बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट, अ बैड एग। इट मीन्स अ डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो भरोसे के बिल्कुल भी लायक ना हो। यानी पिक्चर में आप देख रहे होंगे, आपको एक एग नजर आ रहा होगा। एग देखने में बाहर से तो बहुत ज्यादा वाइट और क्लियर नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप उसको फोड़ते हो तो उसमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है जो पसंद नहीं आती हम लोगों को, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छे और खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो धोखेबाज और बेईमान होते हैं, उन पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। तो एज एग्जाम्पल वी कैन यूज, एवरीवन इन द ऑफिस नोज दैट द न्यू क्लर्क इज अ बैड एग। नेक्स्ट, अ बैड हेयर डे मीन्स अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। यानी ऐसा दिन, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हो जाता है सब कुछ उल्टा, यानी कि बुरा। हम नाइट में हमें रियलाइज़ होता है कि आज का दिन तो हमारा प्रोडक्टिव ही नहीं था, इतना सब कुछ हो गया लेकिन कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ। तो उस दिन के लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं अ बैड हेयर डे। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, I missed my bus and lost my wallet. I am really having a bad hair day. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जिसके हेयर सेट ही नहीं हो रहे। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हों और हमारे बाल ही सेट ना हो तो हमारे बाकी के काम भी डिले हो जाते हैं और हमारा मूड स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अ बैड हेयर डे। इज अ बैड हैट मीन्स अ पर्सन ऑफ बैड करेक्टर, यानी एक ऐसा इंसान जिसका चरित्र अच्छा ना हो। जब हम पुरानी मूवीज देखते हैं तो उसमें एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, और विलेन जो होता है ना, उसका करेक्टर हमें देखकर ही पता चल जाता है कि विलेन है। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्लैक कलर की हैट लगाई हुई होती है मोस्टली, और दूसरा वो दिखने में ही उसकी ड्रेसिंग सेंस वैसी होती है कि पता चल जाए कि ये विलेन है ना। तो उसी तरह से ऐसे लोगों को जो बैड करेक्टर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं अ बैड हैट। एग्जाम्पल, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ बैड हैट। नेक्स्ट इज अ बैड पैच मीन्स अ डिफिकल्ट और अनहैप्पी पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऐसा समय जो थोड़ा सा मुश्किल रहे हमारे लिए लेकिन वो परमानेंट ना हो, मुश्किल दौर अस्थायी रूप से। अब जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक पर्सन गाड़ी चलाकर आ रहा है और बीच में अचानक से मिट्टी मिलती है रास्ते में, और वो चिकनी मिट्टी होती है और उसके ऊपर गाड़ी जो है ठीक से चल नहीं पा रही होती है ना। तो वो थोड़े से टाइम की बात होती है क्योंकि उसके बाद तो गाड़ी आगे सही चल पाएगी, रास्ता ठीक है। तो इसी तरह से हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा समय आता है जो अनएक्सपेक्टेडली बैड होता है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होता है। तो एग्जाम्पल इज, एवरी बिजनेस गोज थ्रू अ बैड पैच बिफोर बिकमिंग सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज अ बेकर्स डजन। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 13। अब आप लोगों को ये तो पता है कि डजन में 12 थिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है बेकर्स डजन में 13 थिंग्स होती हैं। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में इंग्लैंड के अंदर बेकर्स जो हुआ करते थे उनको एक डर रहता था कि अगर वेट किया जाए उनके दिए हुए सामान का और वेट कम निकला तो उनको सजा हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग 12 चीज़ों की जगह पे ना एक एक्स्ट्रा डाल के उन देते थे कि अगर वेट कम भी रहा तो एक्स्ट्रा चीज़ होने की वजह से वो इक्वल हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम होगा तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना।
तो इसी तरह से उस 13 की जो काउंट थी उसको कहा जाता है बेकर्स डजन। लाइक एग्जाम्पल, द शॉपकीपर वॉज काइंड इनफ टू गिव मी अ बेकर्स डजन ऑफ कुकीज। ठीक, नेक्स्ट इज अ बॉल ऑफ फायर। इट मीन्स अ वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक पर्सन। बहुत ज़्यादा जोशीला, सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति। आप सब लोग भी इसी तरह से होंगे अपने इस वक्त में। जैसे दहकता हुआ आग का गोला जो होता है ना, वो तेजी से बढ़ता है तो कितनी एनर्जी उसके अंदर होती है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सुबह से रात तक बिना थके पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनके अंदर जो एंथुजियाज्म होता है उसी को हम बोलते हैं अ बॉल ऑफ फायर। उनकी एनर्जी को बोला जाता है अ बॉल ऑफ फायर। एग्जाम्पल इज आवर न्यू टीम लीडर इज अ रियल बॉल ऑफ फायर, शी फिनिशेस एवरी टास्क बिफोर द डेडलाइन। ठीक, नेक्स्ट इज अ बॉल पार्क फिगर। मीन्स अ रफ एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन, यानी ऐसी संख्या का अनुमान जो एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ सिर्फ इतना तो हो ही सकता है। अब जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक स्टेडियम में एक पर्सन खड़ा हुआ है बीच में, उसको एग्जैक्ट नहीं पता कि वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन वो आइडिया लगा के सोच रहा है कि यहाँ पे 50,000 पीपल तो होंगे ही होंगे। तो उस आइडिया लगाने को हम बोलते हैं बॉल पार्क फिगर। जो आइडिया लगा के हम एक अंदाज़ा लगा के जो एक एग्जैक्ट नतीजे पे पहुंचते हैं तो उसको बोला जाता है बॉल पार्क फिगर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड द एग्जैक्ट कॉस्ट येट, जस्ट गिव मी अ बॉल पार्क फिगर। ओके, नेक्स्ट इज अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। इट मीन्स अ डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। अब देखो, जब भी हम अपनी लाइफ में कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो हमारे स्कूल का फर्स्ट डे हो, चाहे वो हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे हो, या फिर किसी बिजनेस का फर्स्ट डे हो। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म का मतलब ही होता है शुरुआत करना, और शुरुआत हमेशा आसानी से नहीं होती है, शुरुआत हमेशा मुश्किलों से होती है जो आगे चलकर आसानी में बदल जाती है। राइट? So example is his first match against the world champion was a real baptism of fire. Next, a beer garden. Beer garden means a noisy or chaotic scene or place. ऐसा place जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो और अफरा तफरी का माहौल हो। जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो टीचर्स जब हम शोर मचा रहे होते तो क्या बोलते थे कि क्या सब्जी मंडी बना रखी है आप लोगों ने। तो उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि क्या बियर गार्डन बना रखा है आप लोगों ने। राइट? क्योंकि जो बियर्स होते हैं ना, पुराने टाइम में भालुओं की लड़ाई हुआ करती थी एक जगह पे जहाँ पे वो शाउट करते थे और लोग चिल्लाते थे। तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा शोर और गंदगी हुआ करती थी। तो यदि कोई क्लास बहुत ज़्यादा शोर कर रही हो या घर बहुत शोर वाला हो तो उसको डिनोट करेंगे बियर गार्डन बोलकर। एग्जाम्पल, द क्लासरूम बिकेम अ बियर गार्डन एज सून एज द टीचर लेफ्ट। नेक्स्ट इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। मीन्स एन एनिमल यूज फॉर कैरिंग हैवी लोड्स, यानी कि बोझ ढोने वाला जो पशु होता है वो। अब इसको समझते हैं हम। जैसे हम पहाड़ों पर जा रहे हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आज के टाइम में भी आप देख पाओगे कि एक डंकी की ब्रीड यानी म्यूल, एक ब्रीड होती है डंकी की, वो सारा का सारा बोझ उठा के चल रहा होता है, उसके ऊपर हम अपना सारा सामान लाद के और उसको चला रहे होते हैं वहाँ पे। राइट? तो इसी तरह से एग्जाम्पल हम देखेंगे, इन मैनी माउंटेन विलेजेस म्यूल्स आर स्टिल यूज्ड एज द प्राइमरी बीस्ट ऑफ बर्डन। Next is a bed of nails. A bed of nails means a very difficult और unpleasant situation. ऐसी सिचुएशन जो हम कभी फेस करना ही ना चाहें, इतनी मुश्किल। कांटों की सेज। पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, एक बच्चा है जो बेड है, उसके ऊपर कांटे हैं और उसके ऊपर वो गिरने वाला है। मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि इमेजिन करो कि आप एक मखमली बिस्तर के बजाय कीलों की बिस्तर पर सोना पड़े आपको, और चुभन का दर्द अगर हो तो वो कितनी सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। राइट? तो एग्जाम्पल इज हैंडलिंग द कस्टमर कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट कैन बी अ रियल बेड ऑफ नेल्स। इज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी अ प्लेजेंट, कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन। यानी अभी जो हमने पढ़ा ना बेड ऑफ नेल्स, उसकी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन जिसको हम चाहते हैं कि हमारे साथ सिचुएशन रहे वैसी, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्चा है जो गुलाब के बिस्तर पर लेटा हुआ है,
सब कुछ बहुत नरम है, खुशबूदार है और आरामदायक है, तो ऐसी ज़िंदगी तो हर किसी को चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अ हाई पेइंग जॉब विदाउट एनी एफर्ट इज नॉट अ बैड ऑफ रोज। नेक्स्ट इज अ बी इन वंस बोनेट मीन्स एन ऑब्सेसिव आइडिया और प्री ऑक्यूपेशन, मीन्स सनक सवार होना या किसी बात की धुन लग जाना। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपने कैप लगाई हुई है और अचानक से आपको ऐसा लगे कि कोई हनी भी आपकी कैप के अंदर घुस गई, है ना। तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी हल्की हल्की सी, तो आपका जो सारा ध्यान होगा वो कैप में अंदर हो या ना हो, आपका सारा फोकस जो है ना वहीं पे चला जाएगा। यानी आपको जो है सनक सवार हो जाएगी, आप ऑब्सेसिव फील करोगे कि वहाँ पे हनी भी है या नहीं, और शायद वहीं है। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? बी इन वंस bonnet, as you can see in the picture. Example, he has a bee in his bonnet about moving to London by the end of this year. किसी को किसी बात की धुन सवार हो जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे बी इन वंस bonnet. नेक्स्ट, a beehive of activity means a place full of busy activity. As you can see in this picture, bees are busy completely to make honey, right? सो अधिक व्यस्त जगह यानी चहल पहल वाली जगह। अब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, बिहाइव होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या कर रही होती हैं? अपना अपना काम कर रही होती हैं। बहुत ज़्यादा बिजी वो आपको नज़र आएगा अगर आप फोकस करके उसको देखो कंसंट्रेशन के साथ में। कोई मक्खी हनी लेकर आ रही होती है, कुछ वहाँ अंदर बना रही होती हैं, राइट। या अगर आप देखते हो शादी वाला कोई घर होता है तो वहाँ पे भी बड़ी चहल पहल रहती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? बिहाइव। फॉर एग्जाम्पल, with only 2 days left for the wedding, the house was a hive of activity. Next, a belly laugh यानी ठहाका मारकर खुलकर जोर से हंसना, a loud deep hearty laugh। जब जोक इतना मज़ेदार हो, आप अपनी कुर्सी से गिर जाएं और हंसते हंसते आपका पेट हिलने लगे या दर्द करने लगे, तो वही खुशी जो आपकी है उसको बोलते हैं belly laugh. Example, the comedian's hilarious jokes gave the entire audience a belly laugh. Next is a bird's eye view, means a view from a high position or general overview. यानी ऊपर से देखा गया विस्तृत दृश्य, ये सरसरी नज़र। जैसे हम कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट, तो हम उसे देखते हैं ऊपर से, सिर्फ हेडलाइंस देख लेते हैं, सरसरी नज़र उस पर अपनी डाल देते हैं और हमें अंदर एकदम डेप्थ में उसको नहीं पढ़ते, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ओके, एग्जाम्पल होगा, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर with a bird's eye view. Okay, next, a bite at the cherry means an attempt or opportunity to do something, एक और मौका मिल जाना। चेरी एक छोटा और कीमती फल है, उसको खाने का मौका मिल पाना एक बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है तो वो आपको अनदर बाइट ऑफ एट द चेरी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, ही फेल्ड द एग्जाम लास्ट ईयर बट नाउ ही हैज़ अनदर बाइट एट द चेरी। एक बार एग्जाम में फेल होने के बाद अगर आपको दूसरा मौका उसको देने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती, राइट, क्योंकि हमें एक बार तो लेसन मिल गया है फेल होकर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ बिटर पिल टू swallow means an unpleasant fact that one must accept, जिसे हम बोलते हैं कड़वा घूंट पीना। ऐसी स्थिति जिसे हम स्वीकार करना तो नहीं चाहते लेकिन हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी। इट इज़ कॉल्ड हार्श रियलिटी, ठीक है। यानी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे कड़वी दवा खानी है, ये तो सच है, और वो खाएगा तभी ठीक हो पाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। जैसे बचपन में मम्मा हमें बोलती थी कि भाई कड़वी मतलब दवा खानी है, तो हमें पता होता था कि ये तो बिटर होती है दवाइयाँ, तो हम जिद करते थे हम नहीं खाएंगे, तो मम्मा क्या बोलती थी कि अगर खाओगे तो ही ठीक हो पाओगे, है ना। एग्जाम्पल है, फेलिंग द एग्जाम आफ्टर सो मच हार्ड वर्क वॉज अ बिटर पिल ऑफ swallow. सो नेक्स्ट पे जाने से पहले गाइज, अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी है और आप रुके हुए हो अब तक, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज अ ब्लेसिंग और बोन इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। यानी छुपा हुआ वरदान। शुरुआत में हमें लगेगा हमारे साथ कुछ गलत हो जाए
तो हमें लगेगा कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि तो हम सोचते हैं कि ये तो अच्छा हुआ था। जैसे हम बोलते भी हैं कई बार कि गॉड जो करता है वो अच्छे के लिए करता है ना। डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदलना। यानी एग्जाम्पल अगर हम समझें तो मिसिंग द बस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज आई अवॉइडेड अ मेजर ट्रैफिक जैम। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई ट्रेन छूट जाती है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि ट्रेन छूट गई और आप सोचते हो कि ये तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो अच्छा हो गया, अच्छा हो हमारी ट्रेन छूट गई, वरना हम भी फंस जाते हैं उस सिचुएशन में। तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लेसिंग और बोन इन डिसगाइज। नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड एले, मीन्स a course of acts. Next is a blind alley, means a course of action that leads now here. Meaning बंद गली, ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ने का रास्ता ही ना हो। जैसे आप किसी गली में बहुत तेजी से भाग रहे हो, अचानक से आपके सामने एक दीवार आ जाती है, तो वो गली क्या है? बंद है, ब्लाइंड है। तो ऐसे ही जब अपनी लाइफ में भी जब आप कभी कोई नौकरी या काम करते हो जहाँ कोई तरक्की का चांस ही ना हो, तो वो क्या है? ब्लाइंड एले। आप करे तो जा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वहाँ सक्सेस आपको मिल पाएगी भी या नहीं। तो एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेशन इन टू अ रॉबरी टर्न आउट टू बी अ ब्लाइंड एले फॉर द पुलिस। नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, मीन्स अ पोर्शन ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी सीन। ऐसा प्लेस जहां हम देख ही ना पाए, दृष्टि का वह क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? कार के मिरर साइड में एक ऐसा खास कोना होता है, वहां बगल वाली गाड़ी जो होती है ना वो गायब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो इंसान का जो स्वभाव होता है उसकी भी कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिख पाती, हमें अपनी कमियां कहाँ नजर आती हैं ना। तो एग्जाम्पल इज, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट इंग्लिश ग्रामर हैज ऑलवेज बीन हिज ब्लाइंड स्पॉट। बहुत सारे बच्चों का ब्लाइंड स्पॉट होगा इंग्लिश ग्रामर वैसे। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक ऐसी घटना जो अचानक से हो गई हो, या कोई ऐसी मुसीबत जो अचानक से आ पड़ी हो। ठीक है, जैसे नीला आसमान है बिल्कुल साफ, धूप खिली हुई है, अचानक से बिजली कड़क जाए, तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं अचानक से। और एकदम से, जैसे कि लॉकडाउन की न्यूज़ आई थी, जैसे नोटबंदी की न्यूज़ आई थी ना, तो हम क्या हुए थे? एकदम से अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फील किया था हम लोगों ने। द न्यूज़ ऑफ हिज सडन रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द स्टाफ। ओके, नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, मीन्स अ सब्जेक्ट दैट कोज डिसअग्रीमेंट। ऐसी बात जो किसी झगड़े की जड़ हो या विवाद का कारण बन जाए। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो तो डॉग्स हैं, एक ही हड्डी पर लड़ रहे हैं, तो हड्डी क्या हो गई? विवाद का कारण हो गई, कंटेंशन का कारण हो गई, है ना। तो दो भूखे कुत्तों के बीच सिर्फ एक हड्डी फेंक दें तो वो दोनों उस पर टूट पड़ेंगे और लड़ाई करेंगे, तो क्या हो गया? विवाद हो गया ना। एग्जाम्पल, द ancestral property became a bone of contention between the two brothers. ओके, एंचेस्टर्स की प्रॉपर्टी जो है दो भाइयों के बीच में क्या बनी? बोन ऑफ कंटेंशन बन गई, विवाद की जड़ बन गई। नेक्स्ट इज अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक, अ मैटर ऑफ कंप्लेंट और डिसअग्रीमेंट दैट वन वांट्स टू डिस्कस, यानी शिकायत का मुद्दा। आई हैव टू बोन टू पिक विद यू, यानी मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत दबी हुई है जिसे मैं आज साफ साफ बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। अपने मन की जो शंका है उसको दूर कर देना, तो उसको बोलते हैं बोन टू पिक। एग्जाम्पल, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू रिगार्डिंग योर रूड बिहेवियर यस्टरडे। अब रात भर तो पर्सन है वो परेशान रहा कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, उसके बिहेवियर को सोच के। और नेक्स्ट डे उसने जाके उससे साफ साफ बोल दिया कि भाई मुझे तेरा बिहेवियर समझ नहीं आया, है ना। अब बॉसम फ्रेंड मीन्स अ वेरी क्लोज एंड डियर फ्रेंड, यानी घनिष्ठ मित्र, चड्डी बड्डी। ठीक है मीन्स क्या होता है? एग्जाम्पल, रमेश एंड सुरेश हैव बीन बॉसम फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड। जो अपनी हर बात को शेयर करते हो, लंच से लेकर हर एक बात शेयर करते हो ना, उनको बोलते हैं अ बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट, a bowl of cherries means a very pleasant or enjoyable situation.
सुखद स्थिति, मजे की लाइफ जो होती है उसको बोलते हैं बॉल ऑफ चेरीज। जैसे कितने अच्छे से पर्सन लेटा हुआ है यहाँ पे, साइड में चेरीज का बोल रखा हुआ है, और क्या चाहिए किसी को, ठीक है ना। एग्जाम्पल, लाइफ इजंट ऑलवेज अ बॉल ऑफ चेरीज बट वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट। लाइफ जो हमेशा बॉल ऑफ चेरीज नहीं होती, लेकिन हमें हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। It means the breaking of trust by revealing confidential information। यानी कि विश्वासघात करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग कर देना। ब्रीच का मतलब होता है दरार डालना या तोड़ देना, राज जो है उसको दुनिया में फैला देना, यानी भरोसे को तोड़ देना, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, शेयरिंग माई पर्सनल सीक्रेट्स विद एवरी वन वॉज अ मेजर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। तुमने जो मेरे सीक्रेट्स किसी और को बता दिए, वो क्या सिचुएशन हो गई, अब ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस की सिचुएशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मीन्स अब रिफ्रेशिंग और वेलकम चेंज। कोई नई और ताजगी से भरी हुई चीज, उसे हम बोलते हैं अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आप घुटन भरे किसी कमरे में बैठे हुए हो, अचानक से कहीं से विंडो खुली, बाहर मौसम अच्छा हो रहा होगा, तो आपको एक बहुत ताज़ी सी हवा आएगी, जिससे आपका सारा जो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट था ना, वो बिल्कुल पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एग्जाम्पल इज द न्यू मैनेजर्स इनोवेटिव आइडियाज वर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द टीम। ओके, नेक्स्ट, अ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मीन्स अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा ना किया जा सके। ऐसा एक ईडीएम अभी पीछे भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। अविश्वसनीय व्यक्ति, इसको याद कैसे कर सकते हो, एक जो पतली सी छड़ी होती है या फिर बैम्बू स्टिक होती है, और वो पहले से अगर टूटी हुई हो और उस पर अपना पूरा वजन डालकर आप उसको पकड़ो या खड़े हो जाओ वहाँ पे, तो वो टूट जाएगी और आप गिर जाओगे। तो ऐसा दोस्त जो मुसीबत पड़ने पे आपका साथ छोड़ दे, उसको आप बोलते हो अ ब्रोकन रीड। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम इन अ क्राइसिस, ही हैज प्रूवन टू बी अ ब्रोकन रीड। ओके, बहुत सारे दोस्त होते हैं ऐसे हमारी लाइफ में भी, है ना। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी यानी अ स्टेट ऑफ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग, गहन विचार में डूबना, ख्यालों में खो जाना। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में होते तो हैं फिजिकली, लेकिन उनका दिमाग जो है वो कहीं और ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। इस बात के लिए कई लोगों को बचपन में डांट भी पड़ी होगी स्कूल टाइम में, राइट। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्राउन स्टडी, जो कि गंभीर चिंतन को दर्शाती है। एग्जाम्पल इज शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिडंट इवन नोटिस व्हेन आई कॉल्ड हर नेम। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि टीचर आपका नेम भी बुला रही हो ना, या घर पे कोई आपको बुला भी रहा हो और आप खोए हुए हो ब्राउन स्टडी के अंदर, तो आपको सुनाई भी नहीं आता कि आपको किसी ने बुलाया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट, अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ क्लमजी पर्सन इन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग केयर। नाजुक जगह पर एक लापरवाह व्यक्ति। अब चाइना शॉप के अंदर अगर बुल आ जाए, तो जितनी भी क्रॉकरी है, जैसे आप देख भी रहे हो इमेज के अंदर, वो क्या होगी, सारी इधर उधर टूट जाएगी गिरकर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लापरवाह व्यक्ति जो है ये बुल हो गया, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, डोंट लेट हिम हैंडल द डेलिकेट नेगोशिएशंस, ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। उसको मत बोलो हैंडल करने के लिए डेलिकेट नेगोशिएशंस को, वो क्या है, बुल है, चाइना शॉप में जा रखा है जो, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी ऐसी जगह पर एक लापरवाह व्यक्ति का जाना जहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या नाजुक हो। ओके, नेक्स्ट इज अ बन इन द अवन। अ बन इन द अवन मीन्स प्रेग्नेंट, यानी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन को हम ईडियम्स में बोलेंगे अ बन इन द अवन। क्यों बोलेंगे, अब जो बेकरी है, बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी जो बेकिंग करती होंगी यहाँ पे, तो जब आप बेकिंग करते हो ओवन के अंदर, अब आप कोई बैटर रखते हो उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे से क्या होता है, फूलने लग जाता है और वो बन जाता है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को शो करती है। एग्जाम्पल, आई जस्ट हियर द न्यूज दैट माई सिस्टर हैज़ अ बन इन द अवन। तो इसको याद आप इस तरह से कर सकते हो।
Okay, next is a burning question. Means an important question that needs to be answered urgently. Okay, यानी एक ऐसा सवाल, ज्वलंत सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है, जिसका आंसर किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया है. ठीक है ना. तो उसको बोलते हैं एक ऐसा सवाल जो आग की तरह जल रहा है. आप उसे ठंडा होने का इंतजार नहीं कर सकते हो, आपको तुरंत उसको सॉल्व करना पड़ेगा या उसका आंसर देना पड़ेगा. एग्जाम्पल, द राइजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट. जो बेरोजगारी का बढ़ता हुआ स्तर है वो क्या हो गया, एक बर्निंग क्वेश्चन बन गया गवर्नमेंट के लिए, जो कि सच भी है. नेक्स्ट, अ केक वॉक. कितना सुंदर सा दृश्य लग रहा है ना इमेज के अंदर देखने में. टेस्टी भी लग रहा है देखने में. तो इट मीन्स एन ईजी टास्क, यानी बच्चों का खेल होना, बहुत ज़्यादा आसान काम होना. केक खाना किसको पसंद नहीं होता, सबको होता है. और केक पे चलना तो बहुत ज़्यादा ईजी और मतलब सॉफ्ट लगेगा वो. तो जो एग्ज़ाम अगर कोई ऐसा हो जो आप बहुत इजीली क्लियर कर पाओ, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, केक वॉक. उसको आप बोलोगे कि इट इज़ अ केक वॉक फॉर मी. आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क, द फाइनल एग्जाम टर्न आउट टू बी अ केक वॉक फॉर हिम. ओके. नेक्स्ट, अ कैन ऑफ वॉर्म्स मीन्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट कॉजेज प्रॉब्लम. एक ऐसी सिचुएशन जिससे समस्याएं पैदा होती हों, यानी मुसीबतों का पिटारा. अब किसी कैन को आप ओपन करो, उसमें एक छोटा सा भी कीड़ा आपको नजर आ जाए तो आपके हाथ से छूट जाएगी वो. राइट, अचानक से अगर ऐसा हो तो छूटेगी वो आपके हाथ से. तो इसी तरह से इस सिचुएशन को, जो हमारे सामने अचानक से समस्या पैदा हो जाए या मुसीबत का पिटारा हो, जैसे आपने मछली पकड़ने के लिए कीड़ों का एक डब्बा खोला और वो सारे बाहर निकल कर उलझ गए, तो वो तो खाना है मछलियों के लिए, लेकिन आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आप सुलझा ही नहीं पाओगे. 10 नई समस्याएं और खड़ी हो गई आपके सामने फिर. अब एग्जाम्पल इज, ट्राइंग टू फिक्स द ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम ओपन अ न्यू कैन ऑफ वॉर्म. पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में 10 समस्याएं और आ गई, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अ कैन ऑफ वॉर्म्स. नेक्स्ट, अ कैश काउ. गाय तो दूध देती है, लेकिन ये तो कैश दे रही है. ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये क्या सिचुएशन है. मीन्स अ बिजनेस और प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स अ स्टीडी सोर्स ऑफ इनकम. मीन्स कामधेनु, लगातार आय देने वाला जरिया, एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी बिजनेस को सक्सेसफुल कर रहा हो और आपको पेमेंट बार हमेशा आती रहे कंटिन्यूस. राइट. तो एक ऐसी गाय जो थोड़ा सा चारा दे, मतलब लेती हो और दूध देती हो ज़्यादा सा. ऐसा होता है रियलिटी में, लेकिन ऐसी सिचुएशन को हम इसी तरह से समझ सकते हैं. एग्जाम्पल, फॉर द टेक कंपनी, देयर क्लाउड स्टोरेज सर्विस हैज़ बिकम अ मेजर कैश काउ. ठीक है ना. नेक्स्ट, अ कैट नैप. अ कैट नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे. दिन के वक्त एक शॉर्ट सी स्लीप जो हम झपकी लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैट नैप. अब कैट की नैप कैसी होती है, हल्की सी आहट होती है और वो उठ जाती है थोड़ी सी देर में, है ना. 10-15 मिनट के लिए वो सो गई, वो फिर से एकदम से चुस्त होके जाग जाती है. और उसके बाद जब हम नैप लेते हैं ना, उसके बाद हम जब उठते हैं सोकर, तो हमें इतना एक्टिव फील होता है जितना 2 घंटे की नींद लेने के बाद हमें फील होता है मोस्टली. तो एग्जाम्पल इज, आई फेल्ट मच बेटर आफ्टर टेकिंग अ क्विक कैट नैप इन द आफ्टरनून. ओके. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ कैट्स पाव मीन्स अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर टू डू अनप्लेजेंट वर्क. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक बिल्ली है, ये कहानी का एक सीन है. इसमें एक बंदर उसके हाथ में अखरोट ले जाके उसको पकड़वा के और आग में उसका हाथ कर रहा है ताकि वो इजीली नरम होके टूट जाए. लेकिन जो बिल्ली है वो बेचारी क्या हो गई, उसकी राजनीति का गंदा शिकार बन गई. वो गंदी राजनीति का शिकार बन गई, उसका मोहरा बन गई, है ना. तो दूसरों के हाथ के खिलौने बन जाना या दूसरों के स्वार्थ के लिए खुद का इस्तेमाल हो जाना, इट इज कॉल्ड अ कैट्स पाव. He didn't realize that his colleague was using him as a cat's paw to get the manager fired. So this is the today's class. I hope आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी.